नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप हम देख रहे हैं पत्रिका भोपाल के फेसबुक पेज पर, लाइव देख रहे हैं मुझे। और आज हमारे साथ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैं रश्मि बघेल जी, वो जुड़ेंगी हमारे साथ और देंगी सभी सवालों के जवाब। जितने भी सवाल आपके हैं पासपोर्ट से जुड़े हुए, पासपोर्ट बनवाने को लेकर किस तरीके की प्रॉब्लम सामने आती हैं, क्या क्या मन में सवाल हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस डॉक्यूमेंट नहीं देने की वजह से रुक जाती है फाइल आपकी, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जो हैं मध्य प्रदेश की रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर रश्मि बघेल जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और आप सभी लोग जुड़ जाइए और धीरे धीरे जो भी सवाल हों आप अपने कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो लाइव सेक्शन है वहाँ से भी आप लोगों के जो सवाल हैं वो भी यहाँ से पूछ सकूँगा। तो सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू के बाद से जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो है वो बंद हुआ, तो बीच में कुछ अदालत होनी थी, पासपोर्ट अदालत होनी थी अप्रैल में, तो वो कब के लिए रीशेड्यूल कर दी गई हैं और जो उनके कैंडिडेट्स थे उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है अभी? नमस्कार विकास। सबसे पहले मैं आपके फेसबुक पेज के माध्यम से आज जो भी लोग लाइव में जुड़ रहे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आपने पहला सवाल पूछा कि लॉकडाउन के दौरान जो अप्रैल महीने में 21 से 24 तक अदालत का आयोजन किया जाना था, उसमें लॉकडाउन को देखते हुए हमने उसे स्थगित कर दिया है और अभी उसे दोबारा शेड्यूल नहीं किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल रेड जोन में है, कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में है। और ऐसी स्थिति में जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं, हमारा कोई भी डेट डिसाइड करना इसमें संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि आवेदकों को दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने सभी आवेदकों को उनके ईमेल आईडी पर एक मैसेज भेज दिया था। इसके अतिरिक्त हमने अपने ट्विटर पेज पर भी लगातार इसे अपडेट किया और समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से भी इसे प्रचारित करने का प्रयास किया, जिससे कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों के नागरिकों को यह पता चल सके कि मध्य प्रदेश में जो 21 से 24 अदालत तक 24 अप्रैल तक जो अदालत का आयोजन किया गया था पासपोर्ट के संबंध में, उसका हमने स्थगन कर दिया है। अच्छा, तो अब एक सवाल जो है वो बड़े से लोगों का आ रहा है। एक सबसे पहला सवाल जानना चाहेंगे कि एक मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, उन्होंने सवाल पूछा है कि जो पोस्ट कोरोना के बाद जो है टूरिज्म का कारोबार लगभग अभी से पहले से ही चौपट है और भी जो स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी, तो पासपोर्ट बनवाने वालों की जो तादाद है जाहिर सी बात है उसमें कमी आएगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पिछले साल करीब 2.5 लाख लोगों ने पासपोर्ट बनवाए थे। तो ऐसी स्थिति में जो विदेश मंत्रालय है, पासपोर्ट विभाग है, आवेदकों को किस तरीके से इनकरेज करेगा कि आप जो है पासपोर्ट बनवाएं? क्योंकि एक अभी भी भय बना हुआ है, लॉकडाउन भले ख़त्म हो जाए लेकिन लोग अभी ट्रैवल नहीं करेंगे भारत से बाहर कहीं। तो ऐसी स्थिति में जो पासपोर्ट की संख्या कम होगी उसके लिए मैम क्या जो प्रयास किए जाएंगे आपकी तरफ से? विकास, मेरा ये मानना है कि पासपोर्ट ये तो बहुत लाजमी है कि हम कहीं जब विदेश जाते हैं तो ही पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन पासपोर्ट किसी भी देश के नागरिक के लिए एक प्रथम दस्तावेज है। अगर आप किसी से भी सामान्य रूप से पूछेंगे कि आपके पास असली नागरिक होने की पहचान क्या है, तो वो आधार का नाम अवश्य लेगा इन दिनों, लेकिन साथ ही पासपोर्ट का भी नाम लेगा, उस इसमें पासपोर्ट आता है। यानी कि हमारे देश में नागरिकता का भी एक प्रमाण है जिसमें पासपोर्ट की एक अहम भूमिका है। तो पासपोर्ट बना लेना, मुझे नहीं लगता कि इसका पर्यटन से सीधा कोई संबंध है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जाहिर सी बात है उनको तुरंत तो वो नहीं जाना चाहेंगे, और अभी जब हायर स्टडीज उनकी खत्म हो जाएंगी तब वो विदेश में नौकरी के लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिकांशतः हमारे स्टूडेंट्स पहले से ही पासपोर्ट बनाकर रखते हैं। दूसरी, हमारे देश से बहुत सारे हाजी भाई हैं जो कि हज के लिए जाते हैं। तो हालांकि अभी सभी जगह सभी धार्मिक स्थलों पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लिमिटेड नियंत्रणों के साथ या दिशा निर्देशों के साथ ये धार्मिक यात्राएं फिर शुरू की जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में लोग लास्ट टाइम के लिए वेट ना करके पहले से पासपोर्ट बनाकर अवश्य रखें, ऐसा
हम सभी का अनुरोध है, और मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता भी अवश्य ही ऐसा ही समझेगी। क्योंकि जब भी अभी आपने देखा होगा कि हालांकि लॉकडाउन अभी पूरी तरह के खुलने के आदेश नहीं है, लेकिन 5 मई से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद लॉकडाउन अगर पूरी तरह खुल जाएगा तो हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र के आवेदन अभी आपके लिए 5 मई से खोल दिए गए हैं। तो उनमें हम देखते हैं कि लोग जो है धीरे धीरे आवेदन अवश्य कर रहे हैं, भले ही वे इस बात को जानते हैं कि वर्तमान समय में बाहर जाने का कोई भी उनके लिए स्कोप नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज ने गाइडलाइंस जारी कर दी है जिसमें इमिग्रेशन के लिए उन्होंने मना किया है, लेकिन फिर भी लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य ही पासपोर्ट बनाने के लिए देश की जनता जागरूक है, और वो ये इंतजार ना करते हुए कि विदेश यात्रा पर जब जाएंगे तभी पासपोर्ट बनाएं, पहले से ही पासपोर्ट बना कर रखेंगे। जी जी, एक सवाल है हर्षित का एक सवाल है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि सामान्य तौर पर जैसे किसी आवेदक ने एक पासपोर्ट बनवा लिया है और उसका ट्रांसफ़र हो गया, उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं कोई इंदौर में रहता है और उसका ट्रांसफ़र हो गया जबलपुर में, और उसके पास पासपोर्ट इंदौर के पते का है जबकि उसका स्थायी पता उत्तर प्रदेश का कोई शहर है। तो ऐसी स्थिति में जब उसका ट्रांसफ़र जबलपुर हो जाता है तो क्या उसको हर बार पासपोर्ट पर अपना एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा? नहीं हर्षित, बिल्कुल भी नहीं। और आपका जो पासपोर्ट है वो पूरी तरह से वैलिड है। आपके प्रेजेंट एड्रेस में, पासपोर्ट में हमेशा प्रेजेंट एड्रेस लिया जाता है, और ये माना जाता है कि प्रेजेंट एड्रेस ड्यू टू एनी रीजन, मे बी ऑफिशियल रीजन, मे बी सम अदर रीजन, चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आपको पासपोर्ट बदलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या मैम, जैसे वीज़ा के लिए अगर वो व्यक्ति अप्लाई करता है, चूंकि उसका पासपोर्ट है वर्तमान पते पे, चूंकि वो इंदौर में रहता था, जो एक हमने उदाहरण दिया आपको, और अब वो पिछले 1 साल से जबलपुर में है, इस बीच वो विदेश यात्रा के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, तो उसके जो दस्तावेज हैं, कुछ दस्तावेज उसके होंगे वर्तमान पते के यानी जबलपुर के, कुछ होंगे जो उसका जहाँ का पासपोर्ट बना है, तो ऐसी स्थिति में क्या वीज़ा अटकने की संभावना भी बनी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वीजा में भी ये बातें ध्यान रखी जाती हैं कि आप वर्तमान में, और आपके पास सभी दस्तावेज मौजूद होते हैं जिसके माध्यम से आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि आप इससे पहले नौकरी में इंदौर में थे और अभी आप जबलपुर में हैं। आपका ट्रांसफर ऑर्डर होगा, आपके पास कंपनी या गवर्नमेंट जो भी, जहां भी आप काम करते हैं वहाँ के रिटन में ऑर्डर्स होते हैं, और दे एग्री विद दैट कि यस द पर्सन कैन बी ट्रांसफर्ड, एंड देयर इज नो पॉइंट कि आपको उसमें परेशान होने की जरूरत है वीजा के लिए, क्योंकि एड्रेस के अतिरिक्त आपके सभी दस्तावेज कॉमन रहेंगे। अच्छा, एक क्वेरी लोगों की आती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग भी बताते रहते हैं कि अब जो पासपोर्ट बनवाना है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से भी ज़्यादा आसान है। आज के दौर में देखें तो सबसे आसान दस्तावेज जो है वो बनवाना है वो पासपोर्ट होता है। तो इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं जिसका ख्याल एक कॉमन मैन को रखना चाहिए जब वो आवेदन करता है, और ऐसे कौन से न्यूनतम दस्तावेज हैं जिसको देकर जो है वो पासपोर्ट बनवा सकता है बिना फाइल होल्ड हुए, बिना कोई गलती निकले? बिल्कुल सही सवाल पूछा है विकास आपने कि हालांकि ये बहुत सरल है, लेकिन अभी भी जो मैं आवेदकों से जब भी इंटरेक्शन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरना है तो लोगों में बड़ी टेंशन आ जाती है। ओ माय गॉड, कैसे भरेंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या लेकर जाना है। तो मैं सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सही पते से, यानी सही वेब एड्रेस से। www.passportindia.gov.in ये वेबसाइट है विदेश मंत्रालय की, जिसके माध्यम से आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक एम पासपोर्ट सेवा ऐप है। इन दोनों के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारी वेबसाइट्स इससे मिलते जुलते नाम की अवेलेबल हैं। तो आप जब भी आवेदन करें एक बार अवश्य जांच लें कि क्या आपने सही वेबसाइट पर आवेदन किया है। और उसका तरीका ये है कि जो भी अधिकृत विदेश मंत्रालय की वेबसाइट है
उसमें आप जैसे ही वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, पेज आपका ओपन होगा, तो उसमें तुरंत एक पॉपअप आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि यही विदेश मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट है। और उसमें काफी सारी जो अभी तक मंत्रालय की जानकारी में आई हैं, उन फेक वेबसाइट्स के नाम भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सही वेबसाइट पर जाएं और उसमें एक ऑनलाइन फॉर्म का आपको आवेदन करना होता है और ऑनलाइन ही आपकी फीस जमा होती है। अब जैसा कि विकास ने पूछा कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम लेकर के जाएं जिससे हमें कोई भी परेशानी ना आए और हमारा पासपोर्ट जल्दी से जल्दी बनकर आ जाए। तो सबसे पहले यदि आप पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं और वयस्क हैं, वयस्क यानी कि आपकी आयु 18 साल से अधिक है, तो आपको अपने और यदि पासपोर्ट आवेदन करने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो है नॉर्मल और एक है तत्काल। जी। तत्काल पासपोर्ट के अंतर्गत मंत्रालय आपको एक 3 दिन के अंदर पासपोर्ट उपलब्ध कराने का आश्वासन देता है और नॉर्मल पासपोर्ट के अंदर आपको करीब 20 से 25 दिनों में पासपोर्ट देने का आश्वासन विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया गया है। तो यदि आप नॉर्मल प्रक्रिया के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको अपने आईडी जिस पर कि आपका एड्रेस अंकित हो, आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या आपका बिजली का बिल हो सकता है, ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट, मुख्यतः आप आधार को ले सकते हैं। इसके बेसिस पे भी यदि आप जाएंगे और आवेदन करेंगे तो आपका पासपोर्ट में एक एड्रेस प्रूफ हो गया, दूसरा आपका एक आईडी कार्ड रखा जाएगा, जैसे कि पेन है, या आप जहां भी काम करते हैं, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, उसमें कर सकते हैं। और यदि आप शिक्षित हैं, यानी कि आपने 10वीं की परीक्षा या उससे अधिक की परीक्षा पास करी हुई है, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट भी ले जाने होगा जिससे कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मिल सके। और यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो पैन कार्ड या आधार कार्ड भी आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में काम कर सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको हाई स्कूल या ऐसे कोई भी सरकारी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट ले जाना होगा जिसमें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ सही से अंकित हो। यदि आप इन दोनों को ले जाते हैं, इसके अलावा यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको अपने विभाग से एनओसी अथवा आईसी, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आईसी मतलब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, या इन दोनों भी आप को लग रहा है कि इन दोनों के लेने में हमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो आप प्रायर इंटीमेशन लेटर ले सकते हैं। ये सभी जो मैंने आपको नाम बताए, एनओसी, आईसी और पीआईएल, इनको हम एनेक्शर ए, एनेक्शर एच और एनेक्शर जी कहते हैं। और ये आपको जो मैंने अभी वेबसाइट बताई www.passportindia.gov.in, इस पर डॉक्यूमेंट एडवाइजर में जाने पर उसमें स्टैंडर्ड एफिडेविट्स एंड फॉर्म्स है, वहां पर आपको आराम से मिल जाएंगे और इन तीनों में से कोई भी एक जमा करना है। और मैं एक बार आप सभी की जानकारी के लिए जरूर बताना चाहूंगी, बहुत सारे सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हमारे पास आते हैं कि हमने तो प्रायर इंटीमेशन यानी कि एनेक्शर एच लगाया था, लेकिन उसके बाद भी हमें पुलिस वेरिफिकेशन पर भेज दिया गया है। तो उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और चाहते हैं कि आपको बिना पुलिस वेरिफिकेशन के पासपोर्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनओसी यानी कि एनेक्शर ए लगाना होगा। ये मैंने आपको बताए नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। एक एड्रेस प्रूफ, दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, और यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको एनेक्शर ए या एनेक्शर एच आपको देना होगा नॉर्मल पासपोर्ट के लिए। लेकिन वहीं अगर आप तत्काल, और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि यदि आप इन जो दस्तावेज मैंने अभी बताए हैं इनमें से कोई भी सभी दस्तावेज अगर लेकर जाएंगे तो आपको किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र में किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी। इसी प्रकार यदि आप तत्काल में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको डॉक्यूमेंट एडवाइजर में लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल,
इस तरह, और इवन रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आप यदि इनमें से, लेकिन तीनों डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। तीनों डॉक्यूमेंट में आपका नाम एक समान होना चाहिए, आपका पता एक जैसा होना चाहिए, और आपका एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। इवन बैंक पासबुक भी इस मामले में आपकी कार्य करती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आजकल बहुत से लोग ई स्टेटमेंट लेकर जाते हैं, लेकिन अभी तक मंत्रालय के डॉक्यूमेंट्स में हमें बैंक पासबुक के ही लिए निर्देश हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आपके पास अपडेटेड, जिसमें सभी एंट्रीज हैं, एससी बैंक पासबुक की अपने आईडी अथवा एड्रेस प्रूफ के लिए जमा कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपको पासपोर्ट बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो तीन चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो हैं अपने दर्शकों को बता दें कि जो पासपोर्ट ऑफिसर हैं उन्होंने बताई है। सबसे पहले तो वेबसाइट है, वेबसाइट जो है passportindia.gov.in, ये अधिकृत वेबसाइट है और इससे मिलती जुलती बहुत सारी वेबसाइट है। अगर वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। इस संबंध में passportindia.gov.in जो वेबसाइट है उस पर विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। इन तमाम जो वेबसाइट्स हैं, फेक वेबसाइट्स हैं, इससे सावधान लोगों को करने के लिए, आवेदकों को करने के लिए। दूसरी चीज़ जो बताई है कि जो डॉक्यूमेंट आपको क्या देने हैं, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये तीन चीज़ हैं नॉर्मल केस में। और सामान्य कैटेगरी में अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस है 1500 रुपये और तत्काल के लिए 3000 रुपये फ़ीस है। और माइनर और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 10% डिस्काउंट रखी है सामान्य जो फ़ीस है उसमें। तो ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के साथ अभी पासपोर्ट अधिकारी ने शेयर की, तो उसका जो सार था वो हमने आपको बताया। अब एक मैम सवाल आता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तमाम राज्यों से स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब सवाल आता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपने जो मूल स्थायी पता है, चाहे वो बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो या किसी अन्य राज्य का हो, वो वहाँ पर अपना पासपोर्ट बनवाने जाते हैं। फिर पुलिस का वेरिफिकेशन होता है और चूंकि बच्चा वहाँ रहता नहीं है, इस वजह से एडवर्स रिपोर्ट आती है और पासपोर्ट की फ़ाइल होल्ड हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि भोपाल में तो वो हॉस्टल में रहता है, पीजी में रहता है, वहाँ का एड्रेस प्रूफ कैसे देगा? ऐसी परिस्थिति अगर है स्टूडेंट के सामने तो उसको क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात पूछी है विकास आपने। हमारे पास इससे बहुत सारे मामले आते हैं और अल्टीमेटली उसमें आवेदक को या तो पेनल्टी जमा करनी होती है या उसकी फाइल क्लोज करानी पड़ती है। मैं अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यानी कि आप कहीं बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो प्लीज आपके पास प्रेजेंट एड्रेस में आप अपने हॉस्टल का पता दीजिए और अपने परमानेंट एड्रेस में घर का पता दीजिए। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ मैनिट भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले तो आप फॉर्म भरें तो प्रेजेंट एड्रेस में अपना हॉस्टल का एड्रेस देंगे और परमानेंट एड्रेस में अपने घर का पता देंगे। इसके साथ ही साथ आपको अपने प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसमें कि वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि आप उनके यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मूल निवास स्थान या पता जो भी आपका एड्रेस है उसको वो वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपका पासपोर्ट आपके घर के पते पर ही जाएगा। जो अधिकांश स्टूडेंट्स जिस चीज के लिए घर जाते हैं कि हम घर पे जाएं, घर के पते से पासपोर्ट बने, तो अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से हमको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपका पासपोर्ट घर पर ही जाता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय भी ये जानता है कि बच्चा टेम्परेरी तौर पर किसी कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रहा है। तो बिल्कुल मत घबराएं और कृपया जरूर आवेदन जब भी करें तो अपने इंस्टीट्यूट की जानकारी दें कि आप वहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उसको उसका पता भी दें और अपने घर का पता भी दें। तो आपका दोनों जगह पर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपका पासपोर्ट आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। अच्छा मैम, पासपोर्ट में जानकारी छुपाने पर 500 रुपये स्टूडेंट के लिए और 5000 से 50,000 रुपये तक की पेनल्टी है और क्रिमिनल केस भी जो है पासपोर्ट विभाग दर्ज करा सकता है।
तो इस ये जो नियम है किस परिस्थिति में लागू होता है, किस तरीके की जानकारी छिपाने की यहाँ पर जो है पासपोर्ट विभाग बात करता है, वो हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए सेपरेशन जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं वो कई बार ये सोच के कि उनका पासपोर्ट उनके घर के पते से बनना चाहिए, वो अपनी ये बात छुपा जाते हैं कि वो कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये होता है सप्रेशन ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। तो कई बार क्योंकि कॉलेज में भी पॉलिटिक्स में कई बार बच्चों के ऊपर केसेस हो जाते हैं, तो इसलिए ये माना जाता है कि आपने अपने एक सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन को छुपाया है। दूसरे तरह के केस होते हैं कि कहीं पर आप अधिकांशतः, लेकिन ये केस में एक बात कॉमन पाई जाती है कि लोग अपने स्थायी पते से पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। अधिकांशतः एडवर्स पुलिस वेरिफिकेशन जो आती है उसमें सेपरेशन ऑफ प्रेजेंट एड्रेस लिखा होता है। यानी कि आप पता क्यों छुपाना चाहते हैं, मतलब आप ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों छुपाना चाहते हैं। तो एक तो ये आपका एड्रेस आपने रॉन्ग दिया। दूसरा, कई बार जाने में अनजाने में लोग अपना कोई भी आपका एड्रेस प्रूफ है, सपोज कीजिए एड्रेस प्रूफ है उसका और दूसरे एड्रेस प्रूफ का, अगर दोनों इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। अब जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि एक बार एक बालक का आया था कि उसने अपने जो उसका हाई स्कूल डॉक्यूमेंट था उसमें उसकी मदर्स नेम और उसने जो अपना आधार कार्ड दिया था उसमें उसका मदर्स नेम डिफरेंट था। अब उसने लॉजिक ये दिया था कि मेरी मदर के घर का नाम मेरे आधार कार्ड में आ गया है और उनका जो ऑफिशियल नाम है वो हमारे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आ गया है। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं ये सेपरेशन में आती हैं। और जो सबसे अधिक केस हमारे पास आते हैं जिसमें सेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो कोर्ट केस के बारे में होता है। यानी कि अगर आप के विरुद्ध कोई भी प्रकरण दर्ज है आपके कोर्ट में जिस पर की कार्यवाही चल रही है, यदि आप उसको छुपाते हैं तो ये गलत है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन है। और इसके अगेंस्ट में जब भी पुलिस वेरिफिकेशन से पासपोर्ट विभाग को पता चलता है तो तुरंत ही शो कॉज नोटिस जारी करके और पेनल्टी इसमें लगाई जाती है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर जो जानकारियां छुपाते हैं लोग, या तो जानबूझकर या अनजाने में। कई बार अनजाने में होता है, लोग किसी अपने एजेंट के थ्रू या किसी और के थ्रू फॉर्म भराते हैं और उनमें उसको पता नहीं चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमने छुपाई है। और एक इन्फॉर्मेशन लोग कई बार छुपाते हैं जो कई बार मुझे लगता है कि शायद अनजाने में हो जाती है, वो होती है पुराने पासपोर्ट की जानकारी। आपने सपोज कीजिए आपने पासपोर्ट तब बनवाया जब आप एक बच्चे थे, आपके पेरेंट्स ने 10 साल की उम्र में बनाया, उसके बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ी और जब आप मान लीजिए 40 साल के हो गए तब आपने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। तो कई बार आवेदक क्या करते हैं कि वो पुराने पासपोर्ट का नंबर आपके फॉर्म पर एक जगह लिखा होता है कि यदि आपने कभी भी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है तो फाइल नंबर, और यदि आपको पासपोर्ट जारी हुआ है तो पासपोर्ट का नंबर बताएं। तो वहां पर वो पासपोर्ट रखना भूल जाते हैं। उनको लगता है ये तो बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है, हम इसको क्या लिखें। लेकिन ये गलत है और इसके लिए लोगों को पेनल्टी जमा करनी पड़ती है। तो आपने कभी भी कोई भी पासपोर्ट अगर प्राप्त किया है, चाहे वो बचपन में किया है या कई साल पहले किया है, तकरीबन 40 साल पहले किया है, तो भी आप अवश्य उसको बताएं, क्योंकि सिस्टम में सभी पासपोर्ट्स के लिंक मौजूद हैं और अगर आप छुपाते हैं तो पीएसपी सिस्टम पर पासपोर्ट अधिकारी आपके पुराने पासपोर्ट को ट्रेस कर सकते हैं और फिर आपके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन छुपाने का धारा लग करके पेनल्टी आपको अल्टीमेटली पे करनी पड़ेगी। तो इससे जुड़ा एक सवाल है कि कुछ आवेदक ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रिटन पासपोर्ट जब बनते थे वो बनवाए, वो उन्होंने बनवाए करीब 20-25 की उम्र में। अभी वो अगर 40-50 की उम्र में हैं, अब वो पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं। चूँकि अब तो सब डिजिटलाइज हो गया है, अब वो टीसीएस के थ्रू उनको जाके आवेदन करना होता है। तो वो पासपोर्ट अगर उसका मिसप्लेस हो गया, वो खो गया है जो हैंड रिटन पासपोर्ट था, और ऐसी स्थिति में अगर वो जानकारी जो है उसको नहीं पता कि उसके पास जो पासपोर्ट है उसका नंबर क्या था और वो कहीं फट गया, गुम हो गया, तो अगर ऐसी स्थिति में वो आवेदक जो नहीं लिखता है उस पासपोर्ट के बारे में जानकारी, तो क्या वहाँ पर भी उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी?
नहीं विकास, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। ये मेरे हमारे पास वैसे मामले आते हैं, कई बार लोग अपना पासपोर्ट असावधानी से या किसी भी वजह से कहीं डैमेज हो गया, उनको याद नहीं है, बचपन में लिया था पेरेंट्स ने, कहीं रख दिया और आपको नहीं मिला है, तो आप मुझे बहुत सारे ईमेल पर या कई बार लोग ऐसे ट्विटर पर या उस पर जानना चाहते हैं कि हमने तब अप्लाई किया था और हमारे पास अब पासपोर्ट नहीं है, आप कृपया पासपोर्ट का नंबर बता दें। तो सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है। कभी भी आप पासपोर्ट को लेकर के असावधानी न बरतें। ये आपका पर्सनल दस्तावेज नहीं है, आई रिपीट, ये सरकारी दस्तावेज है। यानी कि अगर ये पासपोर्ट आपके पास खो गया है या डैमेज हो गया है तो आपको इसका जवाब कभी भी पासपोर्ट अधिकारियों को देना ही पड़ेगा। और इस सावधानी के लिए, और एक ये चूंकि एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो अगर आप ईमेल या ट्विटर के माध्यम से पासपोर्ट का नंबर पूछेंगे तो आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पासपोर्ट के बारे में किसी भी थर्ड पर्सन को इंफॉर्मेशन देना अलाउड नहीं है। एंड इस चूंकि ईमेल के माध्यम से पता ही नहीं चलता है कि कौन किसके बारे में मांग रहा है। तो सबसे पहले तो आप सावधानी बरतें कि आपका पासपोर्ट गुम ना हो, और अगर गुम भी होता है तो उसकी फोटोकॉपी बनाकर रखें और उसका नंबर कहीं पर दर्ज करके रखें। मतलब मैं ये एक बार मजाक में ही बोल रही थी, क्योंकि हम लोग एक बहुत अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हम अपने घर के कागजात कभी गुम करा सकते हैं जिस घर में हम रहते हैं, अगर हमारे पास अपना घर है? नहीं, तो पासपोर्ट कैसे गुम हो सकता है? इसको भी सरकारी दस्तावेज है, महत्वपूर्ण समझें और संभाल कर रखें। लेकिन फिर भी यदि किसी से गुम हो गया है तो मेरा सुझाव है कि वो व्यक्ति पर्सनली, उसको पासपोर्ट ऑफिसर बैक ऑफिस में जाना पड़ेगा और पासपोर्ट ऑफिसर और अपने सारे प्रूफ ले जाने पड़ेंगे, जिससे कि वो प्रूफ हो सके कि ये वही आदमी है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने अभी पहले ही बताए थे, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार, आपका शैक्षणिक दस्तावेज, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के पासपोर्ट अधिकारी के पास जाना होगा। और पासपोर्ट अधिकारी एक छोटा सा आपसे फॉर्मल इंटरोगेशन के बाद आपको वो नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं। और उसके लिए भी आप यदि पहले अप्लाई कर लें तो वो ज्यादा सेफ रहता है। और अप्लाई करने में कई बार आवेदकों का ये प्रश्न होता है कि बिना पासपोर्ट नंबर के हम ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसमें एक डमी नंबर डाल दें। और जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएंगे तो पहली बात तो आप जब वहां पर एक सादे कागज पर एप्लीकेशन लिख कर जाएं कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था किसी भी कारणवश, और वो पासपोर्ट न मिलने की वजह से मेरे पास सही पासपोर्ट नंबर मैं प्रोवाइड नहीं कर सका। तो इसमें सेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का आपके ऊपर जो पेनल्टी थी उससे आप बच जाएंगे। यानी कि अगर आप डमी नंबर लेकर भी जाते हैं और साथ में एक आवेदन लेकर जाते हैं कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था, पासपोर्ट नंबर मेरे पास नहीं था, कृपया मुझे सही पासपोर्ट नंबर प्रदान करें, तो पासपोर्ट अधिकारी अवश्य आपकी चीजों को सुनेंगे। और चूंकि आप एनरोल करा कर आए हैं तो ये आसानी से निश्चित रहेगा कि आप वही इंसान हैं और आपको आराम से पासपोर्ट नंबर पुराना दे दिया जाएगा और आपके पासपोर्ट की प्रक्रिया भी बिना किसी पेनल्टी के कंप्लीट की जा सकेगी। इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि पासपोर्ट जो है ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज है। अभी बीच में एक मामला जब उठा था सीए और एनआरसी का, क्या उस दौरान जो है पासपोर्ट बनवाने वालों की तादाद में भी कुछ इजाफा हुआ था? क्या इस तरीके से आपने महसूस किया कि उस दौरान, क्योंकि एक दस्तावेज के तौर पर लोग पासपोर्ट जो है वो दिखाना चाह रहे थे, वो बनवाना चाह रहे थे, तो क्या ऐसे कुछ वहाँ पर जो है बढ़ोतरी आपको लगा कि उन कुछ महीनों में जिन समय पूरा ये देश भर में आंदोलन चल रहा था तो हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा उछाल तो हमारे पासपोर्ट एप्लीकेशंस में नहीं आया था। नंबर ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेशंस वर नॉट ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन बीच में कुछ ऐसा लगा था कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं या जिनके काफ़ी समय से देश में रह रहे हैं और उनके पास, उनको शायद ये बताने के लिए नहीं है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने पासपोर्ट्स जो है बना लें कि लेकिन जो भी लोग हमारे पास आए, मध्य प्रदेश में, हो सकता है ये देश का बिल्कुल मिडिल स्टेट है, तो ऐसा अभी तक हमारे पास कोई भी केस ऐसा नहीं आया है जिसमें पुलिस ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी हो कि ये इसके देश के नागरिक होने पर संदेह है।
तो मैं यही कहूंगी कि हो सकता है कि हमारे प्रदेश में ऐसी कोई केसेस अभी तक हमारे उसमें नहीं आए, केस जिसमें लोगों ने कोशिश किया हो जानबूझकर कि हम पासपोर्ट हासिल कर लें। अच्छा मैम, एक सबसे बड़ी समस्या आती है जब हम आवेदन करते हैं ऑनलाइन। लोगों को आज भी लगता है, और एक तबका ऐसा है भी, और कई पढ़े लिखे लोग भी हैं जो पासपोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ज़रिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जो आवेदन करने में हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो चले जाते हैं एजेंट के पास। और हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में इस तरीके के बहुत से मामले आए हैं जहाँ एजेंट है गलत राय देता है, कुछ दस्तावेज जानकारी छुपाने की सलाह भी दे देता है कई बार, और उसके बाद जो है पासपोर्ट की फ़ाइल होल्ड होती है, और फिर आवेदक आता है आपके पास, तब वो पूरा मामला बताता है कि नहीं मैंने तो एजेंट के थ्रू किया था। तो ऐसे में मैम आप आवेदकों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि ऑनलाइन जब अप्लाई करें तो किन चीज़ों का जो है वो सावधानी बरतें? और अगर एजेंट से भी करा रहे हैं, ठीक है आप समर्थ नहीं हैं ऑनलाइन एक्सेस करने में, फॉर्म भरने में, तो एक कंसल्टेंसी फीस दे के आप आवेदक जो है वो जा सकता है और एजेंट से भरवा सकता है फॉर्म। लेकिन किन चीज़ों को जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए एक आवेदक को? जरूर विकास, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी उस फॉर्म को भरने में डरते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा। मैं आप सभी को सुझाव दूंगी कि ये बात सही है कि हो सकता है कि आप बहुत टेक्नो सेवी नहीं हैं, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लेकिन मोबाइल आजकल सभी एक्सेस कर रहे हैं। और लॉकडाउन से एक और लॉकडाउन का एक बाई प्रोडक्ट या फायदा कह सकते हैं कि बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस आजकल हर तबके में, हर जिले में, हर कस्बे में चल रही है। यानी कि किसी के पास भी अगर कोई भी मोबाइल है, उस मोबाइल में एम पासपोर्ट सेवा ऐप यदि आप डाल देंगे तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट एडवाइजर भी आता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, और उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म्स होते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है, आप सारा कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप, ठीक है, जैसा कि एमपी में ही एमपी ऑनलाइन बहुत सारे केंद्र खुले हुए हैं जो लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा प्रदान करते हैं, तो आप उस सेंटर पे जा सकते हैं। लेकिन या तो आप उस सेंटर पे जाने के बाद उससे कहिए कि फॉर्म भर के हमको एक प्रिंट आउट दे दें, और उस प्रिंट आउट में आप अपनी एक एक जानकारी अच्छे तरीके से चेक कीजिए। कि जैसे आप फर्ज कीजिए कि आपका स्टेटस, यानी कि जैसे एक केस हमारे पास आया था जिसमें एप्लीकेंट डिवोर्सी थी, लेकिन उसमें नहीं दिखाया गया, उसमें मैरिड दिखा दिया। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आई डॉक्यूमेंट्स में, जब अलग अलग डॉक्यूमेंट दिखाई दिए, आपने लिखा है मैरिड लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स लगा रही हैं डिवोर्सी वाले, आप पति का नाम नहीं चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में महिला को दूसरा पासपोर्ट बनाने में दिक्कत आई। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एक बार प्रिंट आउट लेकर के उसका एक एक पॉइंट चेक कर लें, आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक भरा है, आपके पुराने पासपोर्ट का नंबर लिखा है कि नहीं, आपके अगेंस्ट अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस की जानकारी दी है अथवा नहीं, ये सभी पॉइंट अगर आप एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि यूं भी आपको हार्ड कॉपी, मैंने देखा अधिकांशतः लोग जो है लेकर ही जाते हैं जब पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो इसको चेक कर लेंगे आरामी से, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारी जो परेशानियां हैं या पेनल्टी कई बार देनी पड़ जाती है उससे बच सकते हैं। करते हैं कि जो हम हैं आपका पासपोर्ट बनवा देंगे, फॉर्म भर देंगे। तो चूंकि ये लाइव शो चल रहा है तो मैं यहाँ आपसे ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कुछ संभव है जो लोग एजेंट झांसा देते हैं आवेदकों को? कई बार आवेदक फंस भी जाते हैं। ऐसा ही मामला जनवरी में आया था जब एक जबलपुर से एक परिवार आया था और उसको एजेंट ने बहकावे में ले लिया, और चूँकि उस मामले में फाइनली FIR तक करानी पड़ गई। और तो इस तरीके से जो एजेंट दावे करते हैं कि नहीं हमारी बड़ी जान पहचान है, आपका पासपोर्ट तो मिल जाएगा, तो चूंकि आपने एक बात बताई थी कि जो मैसेज के थ्रू आपको पल पल की अपडेट विभाग देता है, तो क्या उसी नंबर जो है अपना डाल देता है एजेंट और उसके पास अपडेट आती है तो वो आवेदक को बता देता है? तो कितना सही दावा करते हैं एजेंट? ये बहुत अच्छा आपने बताया विकास। जनवरी में एक जबलपुर का परिवार था और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस फैमिली की कि उन्होंने ऐसी परेशानी आने पर तुरंत हमको कंप्लेंट से अवगत कराया और हमने उस पर सही समय पर एक्शन लेकर पुलिस की मदद से उस एजेंट को पकड़वाया।
उनका कहना ये था कि वो बहुत अपने सभी दस्तावेज लेकर पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में आए थे, और किसी एक डॉक्यूमेंट के कुछ फोटो कॉपी में या प्रिंट आउट में प्रॉब्लम था, तो वो फ्रेश प्रिंट आउट लेने के लिए जब फोटो कॉपी मशीन पर गए तो वहां खड़े हुए इंसान ने उनको बताया कि मेरी बहुत पहचान है और मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा। तो वो बेचारे उनके बहकावे में आ गए, उनको लगा कि शायद ऐसा कुछ होता होगा और उन्होंने उनकी मदद ली। लेकिन जब प्रोसेस खत्म हो गई तो उनको एहसास हुआ कि ये तो वही, मतलब बड़े आसानी से इसमें किसी की जरूरत ही नहीं है। और एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्होंने इस कंप्लेंट को हमारे विभाग को दिया और हमने उस पर तुरंत एक्शन लिया। ये बात सिद्ध करती है कि पासपोर्ट प्रक्रिया बहुत सरल है, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में इतने लोग जुड़े हुए हैं स्टेप वाइज, जिसमें हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है टीसीएस, उसके अलावा जो सरकारी लोग हैं, वेरिफिकेशन ऑफिसर है, ग्रांटिंग ऑफिसर है, असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर है। तो इतने स्तरों पे कार्य है कि ये दावा यदि कोई भी व्यक्ति करता है कि हम आपका काम स्मूथली करा देंगे तो वो बिल्कुल गलत। आपका काम केवल एक तरीके से होगा और वो होगा सही दस्तावेज लाकर। सही दस्तावेज डॉक्यूमेंट एडवाइजर हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ वेबसाइट का नाम www.passportindia.gov.in, और अगर आप मोबाइल ऐप की मदद से हमारा फॉर्म भर रहे हैं तो एम पासपोर्ट सेवा। तो आप सही दस्तावेज लेकर जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आती है, और फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आती है तो भोपाल जिले में मध्य प्रदेश का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है आईएसबीटी में। आप स्वयं वहां आ सकते हैं, अथवा ईमेल के द्वारा, अथवा ट्विटर के द्वारा, अथवा एक रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी अपनी बात दर्ज करा सकते हैं, और निश्चित तौर पर आपकी चीजों में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कई बार हमारे पास लोग आते हैं जिनकी असावधानी से, गलती से कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हो जाती है, और वो आकर सही बात बताते हैं और उनका समाधान भी कर दिया जाता है। इसके लिए आपको किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, पासपोर्ट आवेदन करते समय केवल एक बार ऑनलाइन फीस जमा की जाती है जब आप फॉर्म जमा करते हैं। उसके बाद न किसी दस्तावेज के लिए आपसे कोई फीस जमा की जाती है, और न ही किसी चीज के लिए आपसे पासपोर्ट सेवा केंद्र अथवा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जमा कराई जाती है। यदि ऐसी कोई फीस, एडिशनल फीस या पेनल्टी लगती है तो वो हमारे बैक ऑफिस में लगती है और उसकी बाकायदा आपको रसीद दी जाती है। हाँ, बस तत्काल में यदि आप आवेदन करते हैं तो जो एडिशनल फीस 2000 रुपये निर्धारित की गई है वो आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में देनी होती है। इसके अलावा अगर आप एसएमएस की सुविधा लेते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रोसेस फीस पीएसके में देनी होती है, और इसके लिए आपको बराबर आपके रसीदें जारी की जाती हैं। किसी भी दस्तावेज को जमा करने के लिए या उसे ठीक कराने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। किसी भी एजेंट के ऐसे दावे से अवश्य बचें, ये गलत दावा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो तमाम जो है जानकारी दी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये क्लियर कर दी कि जो दस्तावेज हैं, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है passportindia.gov.in ये वेबसाइट है। और एजेंट से आपको बच के रहना है। एमपी ऑनलाइन के कियोस्क से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एक प्रिंट आउट ले सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अपनी जानकारी। चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे जो हर दर्शक के जहन में है कि पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट फिर से कब मिलना शुरू होंगे, कब से पासपोर्ट कार्यालय जो है वो शुरू होगा? विकास, आपके इस आखिरी सवाल के साथ मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपकी परमिशन से देना चाहूंगी श्रोताओं को जी। पहली बात तो ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा लॉकडाउन चूंकि 3 मई तक के लिए जारी किया है, तो हमारी सभी वेबसाइट्स पर 5 मई से अभी फिलहाल के लिए आपके लिए आवेदन खोल दिए गए हैं। अब जो भी आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी इस महीने के अंत में देंगे वो उस पर निर्धारित है कि आपके वो सभी तारीखों में आवेदन कंप्लीट हो पाएंगे अथवा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन की वजह से एक चीज़ है कि हम पासपोर्ट की जो फीस जमा करते हैं 1500 रुपये पासपोर्ट आवेदन के लिए, उसमें आपको केवल पूरे वर्ष में 3 अपॉइंटमेंट ही अलाउड होते हैं। लेकिन इस विषम परिस्थिति जो कोविड-19 महामारी हमारे देश में और पूरे
संसार में फैली हुई है, उसको देखते हुए विदेश मंत्रालय ने इन 3 अपॉइंटमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन है उसको रिलैक्स कर दिया है। यानी कि अब आप इसको जो है कई बार उसको अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपने आवेदन आज कर लिया है और 5 मई का अपॉइंटमेंट ले लिया है, और सपोज कीजिए कि 5 मई को भी हो सकता है कि भोपाल चूंकि हॉटस्पॉट में है, संभव है कि ना खुले, या जो भी निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाता है, तो आप अपने अपॉइंटमेंट को आराम से कई बार रीशेड्यूल कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो एक सुझाव ये भी है कि जब तक परिस्थितियां पूरी तरह से सामान्य न हो जाएं, कृपया अपने घर पर रहें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है और संदेश है पूरे देश के लिए। और इस बीच में यदि आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी आवेदनों की संख्या जो कि बढ़ा दी गई है, तो आप निश्चिंत होकर के कभी भी आवेदन कर सकते हैं। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि शीघ्र ही ये सेवाएं पुनः आपके उसमें शुरू कर दी जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में जो हमने एक डिस्टेंसिंग बना के जो है आपसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ट्रेन के जो टिकट्स हैं उनकी पहले तारीख घोषित हुई थी, फिर लॉकडाउन बढ़ा और फिर जो है तारीख अब आगे बढ़ गई है। इस तरीके से फ़्लाइट्स के जो टिकट्स हैं उनकी तारीख आगे बढ़ गई। इसी तरीके से 5 मई से अपॉइंटमेंट तो मिल रहे हैं, लेकिन एक सुझाव जो है पासपोर्ट कार्यालय की तरफ से दे दिया गया है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की तरफ से, कि रीशेड्यूल आप करा सकते हैं। अभी आपने अगर अपॉइंटमेंट ले लिया है 5 मई और या उसके बाद का कभी भी, लेकिन उससे बेहतर ये है कि जब लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल जाए और जिस तरीके से कार्यालय खुल जाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट अधिकतम 1 से 2 दिन में मिल जाते हैं, तो इस तरीके से जो है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और भी अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसके जवाब भी हम आपको मैसेज के माध्यम से जो है वो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम।